स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI विज़न पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डी स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आज कितना डेट हो गया, 18 तारीख हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आज से स्टूडेंट के CBT एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। और वो स्टूडेंट्स एग्जाम कौन कौन से होंगे आपके, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ठीक है ना, और आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड कौन सा, ट्रेड थ्योरी का। ठीक है स्टूडेंट, आज से बहुत से स्टेट में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप इन एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छे करके आइए, ठीक है ना। और स्टूडेंट जितने भी मेरी यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं उन प्लेलिस्ट को आप देखिए, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और ट्रेड थ्योरी तीनों की क्लास पड़ी हुई हैं। और ट्रेड थ्योरी स्टूडेंट्स कौन सा है, इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रीशियन का है। ध्यान में स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, तीनों की कंबाइंड क्लास यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तीनों सब्जेक्टों की। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन सीरीज की तरफ चलता हूँ। आज जो क्वेश्चन सीरीज का नंबर पार्ट रहने वाला है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो 7 रहने वाला है, जिसका नाम है इन्वर्टर एंड UPS, जो कि ट्रेड थ्योरी का पार्ट है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी मैं फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं चला रहा हूँ क्योंकि उनके भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन सीरीज की तरफ। जी हाँ, ध्यान रखो स्टूडेंट, ये क्या कहता है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम अपने तन मन और धन लगा देते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि आपका ये क्या है, ये कोई गोल फिट है यहाँ पे, यदि आपका कोई गोल फिट है और आप इसमें तीनों चीज़ लगा दो, तन मन और धन, तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ध्यान स्टूडेंट्स, आप किसी की तरफ मुड़ के मत देखो, ठीक है ना, बस अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करते रहो। एक दिन आपकी मेहनत और लगन अपने लक्ष्य की तरफ खींची चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं सीरीज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है स्टूडेंट्स, यदि SISI, यानी कि स्टूडेंट मैंने इसके फुल फॉर्म बताई थी आपको। ISI की क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड इनिवेशन, ठीक है ना। ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट है। तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या होगा। ऑप्शन ए 233 वोल्ट, ऑप्शन बी 228 वोल्ट, ऑप्शन सी 216 वोल्ट, ऑप्शन डी 211 वोल्ट। तो स्टूडेंट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कितना, 228 वोल्ट, ठीक है ना। अनुमानित जो वर्किंग जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 228 वोल्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, इनमें से आपके पेपर में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि निमी के पैटर्न के बेस पर सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया हूँ, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चनों को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए इनकी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकपिंग, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है ना। ये क्या है, एक गुलाम विद्युत धारा क्या करता है, मुक्त करता है। वो क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। किस कंडीशन में, इलेक्ट्रोलाइट के मास की कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, संक्षिप्त संक्षिप्त नाम UPS का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन सी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ऑप्शन डी अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। ध्यान रखना स्टूडेंट, जितने PSU गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें UPS की फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है ना। क्या फुल फॉर्म है, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर का नाम क्या है। ठीक है स्टूडेंट, जो फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, हाई करता है, लो करता है, वो कौन करता है, उसका नाम पूछ रहा है आपको। रेक्टिफायर नहीं स्टूडेंट, ये क्या करता है, ये तो AC को DC में बदलता है, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी चोपर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है स्टूडेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा। साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या होता है, जो फ्रिक्वेंसी होता है आपको उच्च और निम्न, यानी कि लो और हाई का काम कौन करता है, साइक्लो कन्वर्टर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, PWM का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी पल्स बिट मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी फेज वाइड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी फेज बिट मॉड्यूलेशन। तो बताइए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पल्स वाइड मॉड्यूलेशन। ये किसी फुल फॉर्म है, PWM की। ठीक है स्टूडेंट्स, पल्स वाइज मॉड्यूलेशन। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी शायद मैच खा रहे हैं, ठीक है ना, बट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आप कोई संभाल सकते हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कहता है, ऑफलाइन UPS पर ऑनलाइन UPS का क्या फ़ायदा है। ठीक है स्टूडेंट, जो ऑफलाइन UPS होते हैं उनका ऑनलाइन UPS से क्या फ़ायदा है। ऑप्शन ए निरंतर बिजली उत्पादन की आपूर्ति करता है, ऑप्शन बी ये निरंतर आउटपुट फ्रिक्वेंसी देता है, ऑप्शन सी एकल चरण या 3 चरण आपूर्ति पर काम करता है, ऑप्शन डी परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होता है। तो बताइए 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या फ़ायदा ऑफलाइन UPS का, ये परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं क्या है, मुक्त रहता है। ठीक है, यही चेंजेबल वोल्टेज होते हैं उनसे मुक्त रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कहता है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज को उत्पादन करने के लिए
स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉन सर्किट का उपयोग किया जाता है? यानी जो सेल्फ स्टार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन सर्किट उपयोग करते हैं? रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, ऑक्सीलेटर सर्किट, ऑप्शन डी फीडबैक सर्किट। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? फीडबैक सर्किट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्वचालित वोल्टेज यानी कि सेल्फ स्टार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का प्रयोग करोगे? ऑप्शन ए धारा डिवाइडर नेटवर्क, ऑप्शन बी वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, ऑप्शन सी टेप ट्रांसफार्मर नेटवर्क, ऑप्शन डी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर नेटवर्क। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का कहाँ यूज होता है? फीडबैक नेटवर्क का उपयोग में। ठीक है, किस में? स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में, यानी कि सेल्फ स्टार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चरणबद्ध यानी कि स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा इलेक्ट्रो इक्विपमेंट वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है? यानी कि कौन एक्टिव करता है? कौन कौन एक्टिव करता है? क्या नाम है उसका इक्विपमेंट का? ऑप्शन ए ऑटोस्टेट, ऑप्शन बी आउटपुट ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी ओवर वोल्टेज रिले, ऑप्शन डी अंडर वोल्टेज रिले। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑटो स्टेट। ये करता है एक्टिव रखता है। ठीक है ना, एक्टिव रखता है किसको? स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक डिस्चार्ज सेल में आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है? यानी कि जो डिस्चार्ज सेल होता है, यानी कि उसका क्या है, मान लो ये कोई फुल्ली चार्ज सेल है, ये किसी कारणवश डिस्चार्ज हो गया है। क्या ये डिस्चार्ज हो गया है? तो इसमें इंटरनल प्रतिरोध है ना, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी कम हो जाएगा, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी समान रहेगा। तो 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर के रूप में रेट की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 11 का बताइए। ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएगा स्टूडेंट? ध्यान रखना, ये कह रहा है किस क्रम में जुड़ रहे हैं? समांतर क्रम में 4 सेल जुड़ रहे हैं, यानी कि ये देखिए 1 2 3 और ये आपका यहाँ पे क्या है? 4 सेल जुड़ रहे हैं। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, जो पैरेलल वोल्टेज बैटरी में क्या होते हैं? 1.5 वोल्टेज है ना स्टूडेंट्स, पैरेलल में 1.5 वोल्टेज लगे हुए हैं। कौन? ठीक है स्टूडेंट, बैटरी के। तो ध्यान रखना पैरेलल में वोल्टेज हमेशा सेम रहते हैं बैटरी के कंडीशन में। तो आप सीधे पहले ये देख लेना 1.5 वोल्ट कहाँ लिख रहा है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर डी यही आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अपने बेसिक से आप इसका पता भी लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्या कहता है स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का क्या यूज है? ऑप्शन ए गीजर में प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी ग्राइंडर में, ऑप्शन सी टीवी रिसीवर में, ऑप्शन डी पंप मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बता दो 12 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टीवी रिसीवर में स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? बता दो स्टूडेंट्स। वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन सी डीसी वोल्टेज को हाई डीसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन डी एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदल देता है। कौन? इन्वर्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? बताइए, इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए इनपुट एसी को स्टेप अप करता है, ऑप्शन बी इनपुट एसी को स्टेप डाउन करता है, ऑप्शन सी एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करता है, ऑप्शन डी एम्पलीफायर में एसी स्टेप डाउन करता है। क्या करें स्टूडेंट्स? इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का यूज क्या है, यानी कि पर्पज़ क्या है, क्यों लगाते हैं? तो बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या करता है? ये एम्पलीफायर से एसी को स्टेप अप कर देता है, एम्पलीफायर से पावर लेता है फिर उसको स्टेप अप कर देता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसका? आउटपुट ट्रांसफार्मर का। किस में यूज होता है? इन्वर्टर में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्वचालित यानी कि सेल्फ स्टार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टैटिक ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी रिंग कोड टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी फेराइट कोड टाइप ट्रांसफार्मर। बताइए कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं आउटपुट के लिए? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज होता है। किसमें? किसमें स्टूडेंट? सेल्फ स्टार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर में। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर की क्या खासियत होती है स्टूडेंट्स? इसमें एक ही वाइंडिंग होती है बस। ठीक है ना, जिसकी आप क्या टेपिंग कर लेते हो, जिससे क्या है आप जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उससे आपको हाई वोल्टेज लेनी है लो वोल्टेज लेते हैं, वो सेकेंडरी वाइंडिंग पर डिसाइड रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट ध्यान रखना है, मॉड्यूल नंबर 2 चालू हो गया यहाँ से, इन्वर्टर एंड यूपीएस का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर
किस सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन ए स्वचालित पीरियड सिद्धांत, ऑप्शन बी विभवपात सिद्धांत, ऑप्शन सी फेरो अनुनादित सिद्धांत, ऑप्शन डी म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। कौन सा, कंटिन्यूअस वोल्टेज प्रिंसिपल। और जब आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस पे करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे करता है। बट इसमें क्या है, कांस्टेंट यानी नियत वोल्टेज नहीं होते, बट इसमें क्या है, नियत वोल्टेज है, इसलिए फेरो अनुनादित सिद्धांत पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर यानी जो AC DC दोनों पे वर्क करता है, किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है सर्वो स्टेबलाइजर में। ऑप्शन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी टेरोडियल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो बता दो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी टेरोडियल ट्रांसफार्मर का किसमें जो होता है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में। ठीक है ना, जो स्टेबलाइजर जो AC और DC यानी कि सर्वो दोनों मैकेनिज्म पर काम करता है उसको बोलते हैं सर्वो स्टेबलाइजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है AC वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार क्या है। स्टूडेंट्स ये आपको स्टेबलाइजर दे रखा है, इसका प्रकार पूछ रहा है किस प्रकार का है। ऑप्शन ए सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन डी नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्थिर। तो बताओ 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस पर क्या हो, ये आपको यहाँ पे देखो स्विच दे रखा हुआ इंटरमीडिएट स्विच, यहाँ पे काम कर क्या होता है, जो वोल्टेज को है ना मैनुअली स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, यानी कम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टेपिंग दे रखी है बाइंडिंग पे, यहाँ पे आप वोल्टेज को उच्च यानी कि ज़्यादा और लो भी कर सकते हो, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। कौन सी स्टेबलाइजर में स्टूडेंट्स, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा दोष, शॉर्ट सर्किट दोष के लिए। ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी ओम मीटर, ऑप्शन डी मल्टीमीटर। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मल्टीमीटर का जो होता है वो क्या भौतिक राशियों को मापता है। ठीक है ना, पावर वोल्टेज करंट, ठीक है, जितनी भी रेटिंग्स होती हैं उनको मेजर करता है कौन, मल्टीमीटर। किस कौन सा दोष नापता है स्टूडेंट, शॉर्ट सर्किट दोष। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो फर्स्ट स्टेप होता है एक सिंपल इन्वर्टर को क्या होता है। ऑप्शन ए दोलक और दृष्टिकारी चरण, ऑप्शन बी दोलक और एम्पलीफायर चरण, ऑप्शन सी एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर आउटपुट चरण, ऑप्शन डी दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण। तो बताइए 5 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दोलक एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादक चरण। ये क्या होता है, एक सिंपल इन्वर्टर का महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर का उपयोग कहाँ होता है। जो देखा है स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर वेव होती हैं ये वाली, ठीक है, इनका योग कहाँ होता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी टीवी रिसीवर, ऑप्शन सी DVD प्लेयर, ऑप्शन डी सामान्य प्रकाश व्यवस्था। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जनरल लाइटनिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है UPS का बैकअप समय कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी जो एक बैकअप टाइम होता है उसको कैसे इंक्रीज करोगे। UPS को VA रेटिंग बढ़ाएं, ऑप्शन बी बैटरी की एम्पियर क्षमता यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता बढ़ाएं, ऑप्शन सी बैटरी की AH क्षमता घटाएं, ऑप्शन डी बैटरी टर्मिनल वोल्टेज को हमेशा 90% रेटिंग बनाए रखें। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बैटरी की एम्पियर क्षमता, सॉरी बैटरी की एम्पियर क्षमता आप क्या बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, उसका बैकअप समय बढ़ जाएगा यदि आपकी एम्पियर रेटिंग आपको बढ़ा दोगे। किसकी, UPS के लिए। UPS का यदि आपको बैकअप समय बढ़ाना है तो बैटरी की एम्पियर क्षमता को क्या करोगे आप, बढ़ा देना। ठीक है ना, उसकी रेटिंग को आप बढ़ा दोगे, फिर UPS का बैकअप टाइम भी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सेकेंडरी सेल में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रिकल चार्जिंग करके, ऑप्शन बी फ्रेशनिंग चार्ज प्रदान करके, ऑप्शन सी नियत धारा चार्जिंग प्रदान करें, ऑप्शन डी नियत विभव विधि चार्जिंग प्रदान करें। तो बताओ 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करके आप उसके सल्फेशन जो दोष है ना उसको आप दूर कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, किसमें, सेकेंडरी सेल में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है UPS यानी कि अनट्रप्टेड पावर सप्लाई में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये कह रहा है UPS में कौन सा ऐसा हिस्सा है जो इनपुट वोल्टेज मान लो फेल हो रहा है यानी फेलियर हो जाए तो उसके मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज कौन और अलग से देता है। ऑप्शन ए बैटरी यूनिट, ऑप्शन बी इन्वर्टर यूनिट, ऑप्शन सी रेक्टिफाई यूनिट, ऑप्शन डी नियंत्रक इकाई। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कौन देता है, बैटरी यूनिट प्रोवाइड करता है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सेल को लोड करने के दौरान, यानी कि उसको चार्ज के दौरान, ठीक है, लोड जब उसे लोड कनेक्ट करते हुए, तो ये कह रहा है सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, धारा, यदि धारा की जो रेटिंग यानी पावर है वो क्या गिर जाए या शून्य हो जाए, या शून्य हो जाए। ऑप्शन ए बकलिंग, ऑप्शन बी ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी स्थानीय क्रिया, ऑप्शन डी एमैलिगनेशन यानी कि अमलगम। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो, बताइए। ऑप्शन नंबर बी पोलराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है। ऑप्शन ए इन्वर्टर सर्किट में दोष है, ऑप्शन बी बैटरी शॉर्ट सर्किट है, ऑप्शन सी मेंस अर्थिंग उचित नहीं है, ऑप्शन डी बैटरी की एमपीएच क्षमता पर्याप्त नहीं है। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा बताओ। ऑप्शन नंबर डी, जो एम्पियर बैटरी की जो एम्पियर हावर रेटिंग क्षमता है ना वो उतनी पर्याप्त नहीं है, ठीक है, यूपीएस में कम बैकअप होने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है ना एक रेटिंग के अनुसार से अधिक हो जाता है, ठीक है ना, सामान्य वोल्टेज से ज़्यादा दे रहा है, तो उसमें कौन सा दोष है। ऑप्शन ए बैटरी शॉर्ट सर्किट है, ऑप्शन बी दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, ऑप्शन सी इनपुट वोल्टेज बहुत अधिक है, ऑप्शन डी रिले पॉइंट एक साथ जुड़े जाते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, ठीक है ना, किसमें यूपीएस के आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक हो जाते हैं, तो उसमें कौन सा कारण होता है, उसका कौन सा सर्किट फॉल्ट है, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आज का लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। यानी जो यूपीएस होता है ना, ठीक है, जहाँ सप्लाई की जरूरत होती है यूपीएस को पूरे लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसको ट्रिप करते हैं, ट्रिप करने का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए मुख्य आपूर्ति विफलता यानी मेन सप्लाई फेलियर के कारण, ऑप्शन बी गलत ओवरलोड सेटिंग्स, ऑप्शन सी बैटरी चार्जर इनपुट फ्यूज उड़ गया है, ऑप्शन डी बैटरी टर्मिनल में ढीला कनेक्शन। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन का, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है, क्यों ट्रिप किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, गलत ओवरलोड सेटिंग के कारण उसको पूरे को पूरा ट्रिप किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सीरीज आपको बहुत ही साबित होने वाली है आपके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है आज 18 तारीख है ना, आज से एग्ज़ाम चालू हैं और बहुत से क्वेश्चन इस सीरीज़ में से भी स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है ना, मैं आज शाम को आपको रिव्यू दूंगा बहुत से बच्चों का, ठीक है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्टूडेंट शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।